क्लास 11 का ये हमारा सिलेबस है। क्लास 11 फिजिक्स का यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला जो चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इट कैरीज 4 marks. The next chapter is kinematics, 12 marks. So one of the important chapters में आता है kinematics because it consists of lot of topics like projectile motion, circular motion, कैलकुलस काइनामेटिक्स। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट आता है या इसमें बहुत टाइम जाता है सॉल्व करने में या इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आप क्लास 10 में क्या पढ़े हो, ठीक है, उससे यहाँ कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास 11th में आपको सब चीज़ें नई से स्टार्ट करनी है। क्लास 10th में आप हो सकते हो 95% पाए हो, 96% पाए हो, आपके पेरेंट्स की नज़र में आप टॉपर हो, स्कूल की नज़रों में टॉपर हो। 11th में कुछ भी नहीं हो भाई। ठीक है, 11th में जीरो से जो स्टार्ट करेगा, सही स्टार्ट करेगा, सही तरीके से, सही टेक्निक से पढ़ाई करेगा, वही लास्ट में जाके क्लास 12 के बाद जो बोर्ड्स हो या फिर जेई नीट आइजर या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो उसको वही क्लियर कर पाएगा। आपके 10th के मार्क्स की कोई यहाँ वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, हाँ, क्लास 10th में या 9th में आपने जो सीखा है, जैसे बेसिक कैलकुलेशंस आपकी कितनी फास्ट है, कितनी एक्यूरेट है, कितनी जल्दी आप चीज़ों को पढ़ के समझ लेते हो। ठीक है, कोई भी एक फिजिकल कंडीशंस को पढ़ने के बाद उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में कितनी जल्दी लिख पाते हो, कितनी जल्दी आपकी समझ है, आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छी है, ये सब यहाँ पे काम में लग जाएगी। लेकिन इसके अलावा आपके मार्क्स और आपका जो टॉपर का टैग है वो किसी काम का नहीं है। ओके, सो टैग को साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं। तो ये जो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया गया है हमारा क्लास 11th में, सीबीएसई हो या आईएससी बोर्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं चैप्टर वाइज, बट ओवरऑल 70 मार्क्स का होगा, जिसमें पहला जो 3 चैप्टर है वो आसान कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें सीखने में एटलीस्ट 3 months तो लग जाते हैं। सीखने में, माइंडेड, सीखने में, ये पढ़ने में नहीं। फिजिक्स जो होता है वो पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं, सीखने वाला सब्जेक्ट है, सो ये टाइम लगता है, इट्स स्लो प्रोसेस। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जो नए नए बच्चे आते हैं क्लास 11th में या उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि क्लास 10th में वो बच्चा याद कर जाता था, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलता था उसको। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई, वैसा नहीं होगा। ठीक है, टाइम लगता है, बच्चे को भी पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि एक टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, इसमें सीखने में टाइम लगता है। क्लास 10th में वो क्या करता था, उसे 11th के मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये टाइम लगता है, इसमें हो सकता है किसी बच्चे को पुअर मार्क्स मिले, किसी को बहुत ज़्यादा मिले, वो अलग बात है। लेकिन क्या अल्टीमेट गोल है, क्या आप ये सीख पा रहे हो, क्या आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो पा रहे हैं, क्या अल्टीमेट गोल वही होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो पहला चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, सबको समझ में आती है। ये नहीं आया तो फिर यहीं से स्विच करना चाहिए साइंस टू कॉमर्स में। ठीक है, सेकंड आते हैं काइनेमेटिक्स। जो काइनेमेटिक्स है ये एक फाउंडेशन कोर्स बोल सकते हैं, फाउंडेशन टॉपिक बोल सकते हैं, जो बाकी टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन डायनामिक्स का फाउंडेशन है। यहाँ पे आप मोशन का एनालाइज करना सीखोगे, मोशन पे किस तरह के फोर्सेस लगते हैं, उनको कैसे मार्क करना है, कैसे उनको बैलेंस करना है, कैसे अगर अनबैलेंस है तो कैसे उनकी इक्वेशंस फॉर्मेशन करनी है, ये सब यहाँ आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, वर्क फॉर एनर्जी, अगर लॉज ऑफ मोशन अपने फोर्स मार्क करना सीख लिया है तो आप वर्क फॉर एनर्जी में एनर्जी अप्लाई करना, एनर्जी कंजर्व करना, इक्वेशंस को लिखना, फोर्स को मार्किंग तो बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाके आके वर्क वो सब निकाल सकते हो। इसलिए चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 5 6 के लिए या बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं। इसलिए फाउंडेशन चैप्टर मान सकता हूँ मैं डायनामिक्स के लिए, लॉज ऑफ मोशन और उसके बाद एक फ्रिक्शन। ओके, अब जो आसान चैप्टर है, ये कौन सा चैप्टर है सर, आप जो मुझे को बता दो कि मैं क्लास 10 जैसा तोता बन के रट लूँ और मेरे को एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन है, एग्जाम्स में सेम टू सेम क्वेश्चन, आई गेट द सेम क्वेश्चन जैसे ड्यूरिंग एग्जाम्स, जैसे आपको क्लास 10th में मिलते थे। तो वैसे चैप्टर मैं बोल सकता हूँ एक ग्रेविटेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर कोई सीखना चाहे तो, बट फिर भी स्कूल्स में ये यहाँ से काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ कितने क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन है, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ, जो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है, इसके अंदर में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जैसे फ्लूइड आता है, सॉलिड्स आते हैं। ये भी आसान चैप्टर, ये भी आप चाहो तो खुद से सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। थर्मोडायनामिक्स एक बहुत ही यूनिक चैप्टर है जो केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको सीखने में टाइम लगता है। इसके साथ सिर्फ थर्मोडायनामिक्स समझ सोचिए कि चैप्टर खत्म हो गई। इसके साथ जो है मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। ओके, सो थर्मोडायनामिक्स के पार्ट में आता है, इसमें हीट ट्रांसफर है, प्रॉपर्टीज ऑफ हीट है, ये सब आते हैं, तो इट कैरीज 7 मार्क्स। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
ये बहुत ही लिस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे तो उसको स्किप कर सकते हो बिकॉज इट ये जो होगा ये क्लास 11th या 12th के साथ केमिस्ट्री में भी सेम टू सेम है, सो इतना इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं देता। उसके बाद आता है ये ऑसिलेशन वेव्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम क्लास 11th, क्योंकि ये फाउंडेशन है क्लास 12 के लिए। ओके, सो अगर तुमसे पूछो कि सबसे डिफिकल्ट कौन से मेरे ज़िंदगी के गुजरने वाले हैं, तो पहला जो 5 मंथ्स है वो आपके बहुत ही डिफिकल्ट होने वाले हैं, स्पेशली 2, 3, 4, 5, 5 तक। ये 2, 3, 4, 5, 1 और 2 में फिर भी आप सर्वाइव कर लोगे। 3, 4 आते आते आपको लगेगा कि मैंने साइंस क्यों लिया। 5 बस लगा कि सच में मैं कॉमर्स आर्ट्स में चला जाता। ठीक है, फिर से आपको 7 और 8 में लगेगा कि वाह क्या सही है, अब तो सेम सेम क्वेश्चन आने लग रहे हैं। ये अब खुशियाँ आती ही होंगी कि 10 में आपको बता दिया कि आपका औकात क्या है। ठीक है, तो वही बात है, ये एक बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहेगा आपका पहला ईयर। ठीक है, ओके, सो ये रही आपकी नेक्स्ट कुछ मंथ्स की क्या बोल सकते हैं प्लानिंग हो सकती है आपकी। तो यूनिट मेजरमेंट्स आते हैं, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। अब क्वेश्चन होता है कि हम लोग जैसे क्लास 9 10th में पढ़ते थे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक चैप्टर होता था, उसमें कुछ डेफिनेशंस होते थे, कुछ दो चार फार्मूला होते थे, उसको हम लोग रीड करते थे और जाके कुछ 4 5 न्यूमेरिकल्स कर लेते थे, और एग्जाम्स में भी वही डेफिनेशन आता था, वही आसपास के न्यूमेरिकल आते और हम कर लेते थे। 11th में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप CBSE में हो तो और भी मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, कैसे प्लान करें 11th की पढ़ाई या किसी भी टॉपिक को। तो इसमें पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे यूनिट मेजरमेंट है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट है तो आपको जानना पड़ेगा कि ये टॉपिक है ना, ये हमारा चैप्टर 1 है, इसमें फिजिकल वर्ल्ड आता है, बट ये सब पढ़ के मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि कहानियाँ पढ़ने से कुछ नहीं होती है, मेन होता है उनका एप्लीकेशन जानना और उस कहानियों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अप्लाई करना, दूसरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, बस इतना ही सीखना है। ठीक है, सारे कहानियाँ पढ़ने में फिर 10 घंटे का लेक्चर होगा, किसी काम का नहीं हो सकता। तो यूनिट मेजरमेंट जो है अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें मैं आपको एक प्लान देता हूँ अगर कैसे पढ़ना है, हाउ टू, ये सीखो कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना वो बात का बात है। तो यूनिट मेजरमेंट की वजह से इसमें क्या है, इसमें इस चैप्टर में अगर मैं पिछले 10 या 20 साल का जेई का पेपर देखूं, नीट का पेपर देखूं, आइजर का पेपर देखूं, इवन स्कूल का पेपर भी देखूं, तो 4 या 5 ही टॉपिक्स हैं इसके अंदर। उसी टॉपिक से सवाल, न्यूमेरिकल्स या कोई भी रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते रहते हैं। उनका स्टैंडर्ड इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट हो सकता है, बट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 4 से 5 होते हैं। जैसे एक होता है ऐसा डायमेंशन एनालिसिस, तो डायमेंशन एनालिसिस हो सकता है एक हो गया डायमेंशन एनालिसिस। दूसरा हो गया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, मैं बता रहा हूँ जैसे एग्जांपल के लिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से किसी भी इक्वेशंस की डायमेंशन को चेक करना, करेक्टनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तीसरा जो होता है वो हो सकता है एरर हो सकता है। एरर जैसे कोई आपने मेजरमेंट किया तो उस मेजरमेंट में कितने तरह के एरर हो सकते हैं, फिर उस वैल्यूज को जो आपने किसी मैथमेटिकल इक्वेशंस में यूज किया तो वो एरर किस तरह प्रोपोगेट होंगे, ये भी हम सीख सकते हैं। तो एरर हो गया, एरर एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, उसके बाद आ सकते हैं 4 नंबर में आता है आपका यस सिग्निफिकेंट फिगर्स, चूंकि आपके केमिस्ट्री में भी है, ये बहुत इजी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो क्या हो गए, डायमेंशन एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एरर एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर। पांचवा पॉइंट हो सकता है प्रैक्टिकल फिजिक्स है, जिसके अंदर पर 2 इंस्ट्रूमेंट्स आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। एक जो है वो है वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा है स्क्रू गेज, जो कि अपने क्लास 9th ICSE बुक में पढ़ी होगी। फिर भी आपको यहाँ पे क्लास में पढ़ाई जाएगी, वो यहाँ पे मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता उसको, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबको दिया जाएगा और वहाँ पर आपको मेजर करना सिखाया जाएगा किसी चीज़ का डायमीटर या थिकनेस, जिसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट सीखनी है। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, और जीरो एरर रीडिंग जो होता है वो कैसे लेते हैं, कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि क्या है, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं फाइनली। तो इसका मतलब ये हो गया एज अ स्टूडेंट मैं समझ गया कि मेरे इस चैप्टर से ये 4 या 5 पॉइंट कवर करने हैं, और इसके ऊपर मुझे एज मच एज पॉसिबल जितने हो सकता है मैं न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करूंगा। कहाँ से प्रैक्टिस करूंगा, पहले प्रैक्टिस करूंगा अपने टेक्स्ट बुक से।
दूसरा मैं करूंगा PYQ बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर्स में जो भी PYQ मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, चाहे वो जेई के नीट के, ये मैं करूंगा। उसके बाद तीसरा नंबर में जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, DPPs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कि आपको प्रोवाइड कराई जाएगी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ओके, सो मेक श्योर करना है कि आपको हर चैप्टर से एटलीस्ट 100, मिनिमम 100 to 200 न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे, तब आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी, जिससे आप बहुत ही फास्ट तरीके से पकड़ पाओगे क्वेश्चंस को, कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या है आप एग्जाम में कर पाओगे कि नहीं, राइट। सो ये हो गया एक तरीका पढ़ने का। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे काइनामेटिक्स है। अब काइनामेटिक्स में क्या, एक बहुत बड़ा सेक्शन है, तो एज अ स्टूडेंट यू शुड नो कि काइनामेटिक्स दिखने से तो नहीं होगा ना, इसके अंदर क्या सेक्शन है। इसके अंदर में जनरली मोशन को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मोशन की जो प्रॉपर्टीज होती है, लाइक उसकी स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, राइट। ये सब उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ जो मोशन है, उसका पाथ क्या है, उसके रेडियस में किस पाथ में घूम रहा है, उसका व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ, ये छोटी चीजें हैं। या वो पार्टिकल का मोशन सर्कुलर है, तो सर्कुलर मोशन किस तरह की होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशंस आर देयर इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग काइनामेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक। अब इतना ज्यादा सिलेबस है, तुम हौच-पौच हो सकते हो कि भाई क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे काइनामेटिक्स है तो इसका हम लोग टॉपिक बना लेंगे पहले, कि कितने टॉपिक्स हैं, उसी टॉपिक्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बुक से या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 प्रैक्टिस करें। जैसे टॉपिक 1 में हो सकता है काइनामेटिक्स में कैलकुलस काइनामेटिक्स, ठीक है। दूसरा हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन, तीसरा हो सकता है सर्कुलर मोशन, चौथा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या रिलेटिव मोशन। ओके, ये 4 पॉइंट्स जैसे मैं सभी लोगों को पढ़ाता हूँ। सबसे पहले रिलेटिव मोशन, सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलस काइनामेटिक्स, थर्ड पढ़ते हैं हम लोग जाके प्रोजेक्टाइल मोशन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, अब देखो, जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन है, अभी एक बड़ा टॉपिक, इसके अंदर पे 2 टॉपिक हो सकते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और बिल्डिंग टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अगर एडवांस लेवल में जाएंगे तो हम लोग पढ़ सकते हैं इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। तो आपको हर टॉपिक का सब टॉपिक भी मालूम होना चाहिए, तब जाके आपके ब्रेन में पूरा ब्लूप्रिंट छप जाएगा कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, उस टॉपिक में कितने सब टॉपिक्स हैं। तो आपका ब्रेन को जब पूरा ब्लूप्रिंट रेडी रहेगा, तो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन को ब्रेन इजीली डिटेक्ट कर लेगा, और उसका सिमिलर क्वेश्चंस जो कि क्लास में कराए गए होंगे आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हो, और सेम प्रोसेस से उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीका होता है फिजिक्स पढ़ने का। ऐसे हर चैप्टर में तुमको पहले मार्क करना पड़ेगा कि कितने क्या है टॉपिक्स हैं, और कितने उस टॉपिक के अंदर में सब टॉपिक्स हैं। ये कौन करेगा, ये मैं करके दे दूंगा आपको क्लास में, राइट। और हर टॉपिक के ऊपर 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे करके एक पूरा लिस्ट बनाया जाएगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो, लेकिन अगर आप मेहनत करो कि हाँ इस प्रोसेस से अगर मैं पढूं, तो आप इजीली एग्जाम में 100% क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन आपको मिल सकता है, चाहे वो जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पहले बेसिक, उसके बाद जेई मेंस लेवल का, फिर अगर ये दोनों में आप 100% क्वेश्चन को पिक कर पाते हो, मल्टीपल कंसेप्ट्स को एक साथ लगा पाते हो, तो ही आप जे एडवांस में जा सकते हो। ये हो गई बातें। अब तीसरी आती है कि हम कौन सी बुक पढ़ें, राइट। तो हम कौन सी बुक पढ़ें, तो देखिए पहले तो आप अगर सीबीएसई हो तो आप एनसीईआरटी फिजिक्स को फेंक दो, वो किसी काम की बुक नहीं है, ठीक है। आप उसके बदले चाहो तो एसएल अरोरा ले सकते हो, इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन ये इतनी मोटी बुक है कि इसको देख के पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, सारे सीबीएसई स्कूल की फेवरेट बुक है फिजिक्स बाय एसएल अरोरा, ठीक है। आप इसकी वॉल्यूम 1 ले सकते हो। 2 नंबर आप ले सकते हो कोई भी सीबीएसई या आईएससी की जो पीवाईक्यू बुक होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लास 11 के लिए उसकी बुक्स आती है, आप वो खरीद सकते हो, पर स्कूल के लिए इट्स एनफ। इसके साथ अगर आप जे एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो, तो ये दोनों सेम कॉमन रहेगी। ये सिर्फ एस एल अरोरा सीबीएसई के लिए। अगर आईएससी हो तो आप एस एल अरोरा की जगह पे नूतन कुमार मित्तल एक बुक आती है आईएससी 11th, वो आप खरीद सकते हो। और पीवाई की बुक अपने बोर्ड के हिसाब से एक ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक होता है ये, ओके। अब जेई या नीट एस्पिरेंट हो या आइजर में आपको रिसर्च में जाना है, तो आपको एग्जाम्स देनी पड़ेगी, एंट्रेंस, वो बोर्ड एग्जाम से कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एस सी वर्मा का बुक, एस सी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है,
आपको मिल जाएगी। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय सी वर्मा वॉल्यूम 1 फॉर 11th एंड वॉल्यूम 2 फॉर 12th सिलेबस में अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। इसमें ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है, ये कोई थ्योरी बुक नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल के थ्रू आप उस थियरी को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है, आप कर सकते हो जेई मेंस। जेई मेंस के पीवाईक्यू बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, जो आपको क्लास में प्रोवाइड कराई जाएगी। आप उसमें लास्ट 5 और 6 ईयर्स के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज अवेलेबल होंगे। ठीक, इसके बाद अगर आप ये दोनों कर लिए तो आप तीसरे में जाओगे डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और जो क्लास मॉड्यूल होती है उसके सवाल भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मिनिमम आपको ये करना पड़ेगा क्लास 11th में, तब जाके आपका प्रिपरेशन सही ट्रैक पे है। ओके, सो आई थिंक मैंने बुक्स के बारे में बता दी, पढ़ने का तरीका बता दिया, कोई भी चैप्टर को कैसे पढ़ें, और क्या है हमारा सिलेबस, और कौन सा टॉपिक डिफ़िकल्ट है, कौन सा इजी है। तो मैकेनिक्स सेक्शन जो है वो 1 से लेके है, तो बहुत सारे मैकेनिक्स, लेकिन जो पहला इंपॉर्टेंट है वो 1 से लेके 5 तक, जो बहुत टाइम कंज्यूम करता है, और यहीं पे आधे लोग हार मान जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हुई बातें, फटाफट काम की बातें कर लिए। अब हम लोग जैसे यूनिट मेजरमेंट्स और डायमेंशन, अब इसमें क्या है ना, हमें सबसे पहले पॉइंट्स बनाना। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी तो पता ही होगी जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है, तो ऐसे तो अगर ऐसे बात करो तो वो बोझल का स्केलर और वेक्टर्स होती है, बिल्कुल वो भी होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज जनरली हम लोग है ना 7 फंडामेंटल होती है, याद है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी, अगर पता है तो अच्छी बात है, क्या है बोलो। मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट, है ना। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी हो गई आपकी फंडामेंटल, और दो दो ओके, तो आप एक ट्राई करो। चलो, ये सब बातें एक्चुअली टाइम वेस्ट करती है, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता, बट ठीक है, फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ फटाफट करके। ठीक है, जैसे टाइम बचे, क्योंकि हमें इस एग्जाम में तो आएगा नहीं। ठीक है, काम की बात है सब। यहाँ देख सकते हो आप, ये फंडामेंटल होगी। डेराइव्ड क्या होती हैं, जो फंडामेंटल यूज है, जैसे अगर मास है, लेंथ है, टाइम है, ठीक है, टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, इंटेंसिटी है। तो ये जो चीजें हैं तुम्हारी, ये सब चीजें जो हैं 6 7 7 है, 7 जो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है, इनके हेल्प से जो हम बाकी क्वांटिटी बना, जैसे मान लो हम लोग बना रहे हैं वेलोसिटी, तो वो क्या, लेंथ अपॉन टाइम है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डेराइव्ड हो गई। सो फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई। अब डेराइव्ड तो बहुत सारी हो सकती है। ओके, अब यूनिट्स होती हैं सीजीएस, एफकेएस, सॉरी एफपीएस, एमकेएस, तो ये सब पता होगा, ये सब क्लास 9 10 में। ये जो मैं बोल रहा था 7 फिजिकल क्वांटिटी, वो ये देख लो, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हो गई उनकी सिंबल्स, इस तरह होती हैं। मास, ये एक्चुअली इसका यूनिट का सिंबल हो गया। जिन इसका सिंबल जो होती है ना, लेंथ को एल से बोलते हैं, मास को एम से, टेम्परेचर को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर से बोलते हैं, आई से मत बोल लिख देना। टेम्परेचर को हम केल्विन से, के से डिनोट करते हैं, बहुत सारे बुक में थीटा भी लिखा रहता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल लिखते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है वो कैंडला होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो मैं बोल रहा था कि फंडामेंटल तो है ही 7, जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियन, प्लेन एंगल, और स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल। ठीक है, अब प्लेन एंगल तो पता ही होगा, दो प्लेन के बीच में, दो लाइन के बीच में जो 2D एंगल होता है, जैसे मान लो कि ये और ये लाइन को तुमने इतना रोटेट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर दिया, तो ये जो एंगल 2D एंगल जो बन रहा है प्लेन में, जो एंगल ये सबटेंड किया होगा किसी पॉइंट पे, ये थीटा, तो इट इज मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, तो अब इसको रेडियन में मेजर करते हैं, तो इसकी यूनिट रेडियन है। ठीक है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और एक आता है, इसको बोलते हैं 2D एंगल, जो प्लेन एंगल होता है, जिसमें रेडियन। ओके, अब होता है एक सॉलिड एंगल, ये तो हो गया प्लेन एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में दो होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होती है, जैसे मान लो कि तुम गुरुद्वारा जा रहे हो, या कोई मंदिर जाते हो, मॉस्क जाते हो, चर्च जाते हो, तुम जाते होगे भाई तुम लोग, तो ये जो डोम्स होते हैं, यहाँ डोम्स बनी रहती हैं, तो अगर तुम डोम्स के नीचे अंदर हो, तो तुम्हें ये जो डोम्स है, ये कितनी बड़ी है, कितना एंगल बना रही है, तुम उसको ऐसे मापते हो कि ये डोम देखो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है।
ठीक है। तो ये जो डोम्स है ना, इसका जो सरफेस एरिया है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एंगल बनाता है, ये एंगल से अलग होगी। ये एंगल तो लाइन के बीच में होती है, तो प्लेन के बीच में होती है। अगर ये और ये या कोई भी एक लाइन है उसको तुमने रोटेट कर दिया यहाँ से यहाँ, तो ये 2D एंगल बना, 30 डिग्री 40 डिग्री या कुछ रेडियन, ये अलग है। दिस इज प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल जो होती है वो अलग होती है। मैं उसको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो कि कोई एक एरिया से, ये एक एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया में अगर और तुम यहाँ खड़े हो, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है मान लो ये आ रहा है, तो ये जो सरफेस एरिया, अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है, तो ये सरफेस एरिया ने इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड किया। ये प्लेन एंगल की तरह नहीं होगा, क्योंकि ये जिसको मेजर करेंगे तो ऐसे राउंड करके मेजर करते हैं। इसके हर पॉइंट से अगर तुम इसके यहाँ पे कनेक्ट कर दो, डिस्क है, अगर डिस्क के हर सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से इसको कनेक्ट कर दो ऐसे करके, पीछे से भी, तो ऐसे कॉनिकल, ऐसे कोन की तरह बनेगा। ये ऐसे एंगल मेजर करोगे तुम। सी डोम्स थे, अगर तुम यहाँ हो तो क्या बोलोगे, ये देखो इतना बड़ा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसको एंगल को हम लोग ऐसे मेजर नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कोनिकल शेप में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कोनाडो कोन, कोन आइसक्रीम, तो दिस इज लाइक दिस। ये ये एक पॉइंट है और ये है वो एरिया। अब एरिया स्केलर है कि वेक्टर, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज नॉर्मल टू दी सरफेस। एरिया जो स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, गलत सीखे हो। ठीक है, एरिया जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये अगर सरफेस है तो उसकी एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। ठीक है, एरिया की मैग्नीट्यूड होती है, एरिया की डायरेक्शन भी होती है। कोई भी जो सरफेस है, जैसे अगर स्क्रीन है, स्क्रीन पे तुम पढ़ रहे हो, तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर कुछ भी एक ड्रॉ करो, एक पेन को रखो स्क्रीन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री नॉर्मल टू द सरफेस, दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस एरिया। उस तरह अगर ये कोई एक डिस्क था, ये, तो इसका सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर, जिसे साइन ऑफ वेक्टर, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये एरिया वेक्टर है। तो देख सकते हो ये जो एरिया है, ये तो इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, ये वाली। लेकिन ये एरिया इस पॉइंट पे कितने एंगल बना रही है, इसे कैसे पता करेंगे। इस एरिया के जो सर्कमफेरेंस है, इसका हम चाहें तो उसके हर पॉइंट से एक लाइन कनेक्ट कर दें इस पॉइंट पे, तो हमें एक कोन की तरह यहाँ पे एंगल मिलेगा, जो कि 3D एंगल होगा, 2D एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3D एंगल जो है, ये 3D एंगल जो होता है उसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको हम विजुलाइज करने के लिए बेटर होगा क्लासरूम में दिखा सकते थे, बट ठीक है, ऐसा भी समझने के लिए पढ़ सकते हैं कि सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D एंगल होता है, जो कोई सा सरफेस एरिया होता है वो किसी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन, दिस इज द सिंबल ऑफ स्टेरेडियन, ऐसा बोलते हैं। तो ये सिंबल है, एक्चुअली लगेगा कि ओम्स का सिंबल है, बट स्टेरेडियन ही इसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत जगह बुक में लिखी रहती है, कोई टेंशन नहीं है उसका, और बहुत जगह SR भी लिखी रहती है। तो स्टेरेडियन is a unit of solid angle. Solid angle is a 3D angle subtended by a surface area at a particular point. क्या होती है, तो हम इसको अगर मान लो इसकी मुझे लिखनी है क्या है सॉलिड एंगल, तो ऐसे मान लो तुम, ये तुम्हारा P पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस है, तो इसकी जो सॉलिड एंगल होगी, ये कितना वो कोनिकल यहाँ पे जो बन रहा है, या कोन का जो शेप है जिसको तुम ग्रिप कर रहे हो, वो उसकी जो 3D एंगल है वो कितनी है, तो वो होगी ये सिंबल सॉलिड एंगल। वो कितनी होगी, जैसे मान लो एरिया डिवाइडेड बाई जो भी यहाँ से इसका डिस्टेंस है R²। तो A/R² होती है एरिया अपॉन R²। मेक श्योर जो एरिया वेक्टर है और जो R वेक्टर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है उसका नाम है हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो क्लास 12 में है, तो वो हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है अभी, तो जरूरत नहीं है, तो अभी जरूरत भी हमें नहीं है, बस हमें याद रखना अभी के लिए, जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D एंगल होता है, जिसकी यूनिट स्टेरेडियन, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल होता है, जो कि एरिया अपॉन पोजीशन वेक्टर जो होती है, जो R होती है, पोजीशन R, उसका स्क्वायर का होता है। अगर कोई क्लोज बॉडी है, स्फेरिकल है या किसी भी शेप का क्लोज बॉडी है, चाहे वो स्फेयर हो या किसी भी रेगुलर शेप का, या क्यूब हो, जो क्लोज है, कम्प्लीटली क्लोज, अगर उसके सेंटर पे चली जाए, तो उसके सेंटर पे उसका जो टोटल सरफेस है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो होता है हमेशा 4 पाई। ठीक है, 4 पाई, पाई क्या, रेडियन। तो 4 पाई द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज वॉल्यूम, लाइक ए स्फीयर
या सिलेंडर या कोई भी क्यूब। सो अभी थोड़ा समझने में दिक्कत हो ही रही होगी, मुझे पता है, तो स्किप इट, कोई टेंशन नहीं है। ये हो गई बातें। अब ये जो हम लोग पढ़े इसमें से कुछ भी एग्जाम में भी नहीं आएगा, जस्ट ये बेसिक बातें हैं। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी हो गई फंडामेंटल टाइप की, 2 सप्लीमेंट्री हो गई, प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन या सॉलिड एंगल। Okay, apart from the fundamental derived units are also useful frequently practical units। सब लिखी बातें, सब बेकार बातें, आगे बढ़ जाते हैं। ये सब किसी काम की नहीं है, वो नोट्स आपको दिया जाएगा, आप पढ़ लेना इसे। अब आता है क्वेश्चन कि अब हमें सीखना क्या है, तो भाई 25 मिनट तो चले गए इसी में, है ना। ओके, तो अगर हमें अभी क्या करना है, ध्यान से, बहुत तेज बोल रहा हूँ फिर भी जल्दी चले गए, सोचो। अब हमें जो काम की चीज सीखनी है कि पहले हमें सीखना डायमेंशन। जो डायमेंशन होता है किसी भी चीज का, उसको हम लोग उसके 7 फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये चीजें इसके फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देता है सबसे बेस्ट, जैसे मान लो मुझे लिखना है मास का डायमेंशन, मतलब मास का ही डायमेंशन लिखना है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे m और ये ब्रैकेट दे देंगे, हो गया डायमेंशन ऑफ मास। इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास। अगर लेंथ लिखना है तो सीधा l हो गया। लेकिन अगर मान लो मुझे लिखना है वेलोसिटी या स्पीड, फिलहाल अभी समझने के लिए वेलोसिटी, तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो वेलोसिटी है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि हमने सीखा है हमें जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखनी होती है। ठीक है, तो क्या करो भाई, बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे दोस्त, ये जो वेलोसिटी है ना, इसको एल बाई टी कर देंगे, कर सकते हैं ना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों तो लेंथ के फॉर्म में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को टेम्परेचर, सॉरी टाइम को सेकंड्स में, तो टी, तो एल बाई टी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, जो लेंथ है वो हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है। जो टेम्परेचर टाइम है, बार बार टेम्परेचर बोल रहा हूँ, जो टाइम है वो भी हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो लेंथ अपन टाइम को हम लिख सकते हैं एल टी माइनस 1, एंड दिस इज करेक्ट बिकॉज वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो किससे डिराइव्ड है, लेंथ और टाइम से डिराइव्ड है। तो आई शुड राइट द सिंबल ऑफ लेंथ एंड टाइम विच इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे लिख दिए। बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा होगा m0 l1 t माइनस 1, विच इज ऑल्सो करेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मास नहीं थी तो कोई बात नहीं, मास क्या सर पे, हेड पे 0 पावर दे देंगे, m टू द पावर 0 तो 1 ही होता है ना। तो ये हो गई वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मानो तुम्हें लिखना है एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट यू शुड राइट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, जो तुम्हें याद होगा, जैसे मेरे को याद है क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, हमें पहले वेलोसिटी को ब्रेक करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल symbols like mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance, ये सब जो 7 physical quantities। तो V को भी लिख देंगे L by T, और T तो itself fundamental, तो उसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करो, एल टी स्क्वायर, और सॉल्व करो एल टी माइनस 2। अब हम लोग इस ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे, हमेशा ये ब्रैकेट यूज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते समय। ठीक है, इट कुड बी रिटन लाइक m0 l1 t माइनस 2, ऐसा भी लिख सकता अपन लोग इसको। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है। 3 नंबर, तो वेलोसिटी हो गई। अगर मानो तुम्हें लिखना है जैसे एग्जांपल फोर्स, तो फोर्स को तुम ऐसा नहीं लिख सकते, गलत है, बिकॉज फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड को हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला के ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। सो मैं फोर्स क्या लिखूंगा, उसका अपना फॉर्मूला मा, फोर्स इक्वल टू मा एम ए, अंकल न्यूटन ने बताया था ना भाई। सो व्हाट इज एम, एम m is a fundamental physical quantity, तो m का जगह पे m का सिंबल यू कैन यूज, बट a के जगह पे a नहीं यूज कर सकते डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर, बिकॉज a इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सो उसको a क्या करेंगे l बाई टी स्क्वायर, अभी तो पहले सीखे। अब इसको आराम से सॉल्व करते हैं, m l t माइनस 2, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा।
हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स mlt माइनस 2। फोर्थ वर्क, these are some important फिजिकल क्वांटिटीज जो एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए, जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, बिकॉज तुमने क्लास 10th में जो फिजिकल क्वांटिटीज ऑलरेडी हैव स्टडीड। ओके, सो वर्क, what should be the formula of work? The first step you should write the formula of work in terms of derived physical quantity। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। you know force or displacement is measured in length L, so ये L ठीक है, L is a fundamental physical quantity, but F को मैं नहीं लिख सकता डायरेक्टली, तो F को मैं लिखूंगा ma ma। still m is fundamental, L is fundamental, but A is not fundamental, so मैं A को और ब्रेक करूंगा in terms of fundamental terms। तो m, what is A is L by T square, length upon time square इंटू एल। अब ध्यान से देखो, सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल वाले। अब मैं ये ब्रैकेट दे दूंगा, एम एल टू टी माइनस टू, खत्म। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब आते हैं 5 नंबर, वर्क हो गई। अगर मान लो कैसे लिखना है, एरिया, बहुत आसान है, एरिया तो लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो सीधे एल स्क्वायर हो गया, तो फंडामेंटल ही हुआ। मान लो मुझे लिखना है वॉल्यूम, इज वेरी सिंपल, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होता है, मतलब एल क्यूब, है ना। अगर मुझे लिखना है मान लो डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। पहले फॉर्मूला लिख लिया, मास तो फंडामेंटल है लेकिन वॉल्यूम तो नहीं है, तो वॉल्यूम को मैं एल क्यूब लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल टर्म्स, सो आई कैन राइट एम एल माइनस 3। अब बहुत सारे बुक में सियानापन दिया देखो, एम 1 एल माइनस 3 टी 0, एक ही बात है भाई। जनरली सारे बुक्स में जो डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं वो मास, लेंथ और टाइम के फॉर्मूले लिखते हैं, तो अगर कहीं पे मास अवेलेबल नहीं है तो वहाँ वो लिख के सर पे वो लोग 0 देते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। 8, देखो ये जो वीडियो है ना, ये मैं सबके लिए शूट कर रहा हूँ, मतलब ये लेक्चर्स बनाता हूँ मैं ऐसे करके छोटे छोटे शॉर्ट में, तो जो वीडियो बनाता हूँ मैं शॉर्ट बनाता हूँ, ये मैं इसलिए हिंदी और इंग्लिश में रखता हूँ क्योंकि बाहर के लोग भी देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे बाहर रहते हैं उनको मैं सेंड करता हूँ। लेकिन जो हमारा क्लासरूम होता है उसमें हम इंग्लिश में बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं, सर भाषा में बोलते हैं, जो जो समझ में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोलने से या बंगाली बोलने से या हिंदी बोलने से ही लोगों को समझ में आएगी, जिसको जो समझ में उस लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैं फिजिक्स सीखनी है, हम यहाँ पे बंगाली इंग्लिश हिंदी पढ़ने नहीं आए, ठीक है। सो जो जिस भाषा में कंफर्टेबल है मेरे को बोलेगा, मैं वो भाषा में बोल सकता हूँ, ठीक है। वो कोई टेंशन नहीं है उसके लिए, लर्निंग इज अवर की गोल। ओके, तो चलो देखते हैं। So next we should focus on angular linear momentum. So first linear momentum. So क्या है भाई linear momentum? Linear momentum का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, कितना होता है मेरे को तो पता है, mass into velocity। याद करो ये, मास तो मास है, वेलोसिटी को L by T लिख सकता हूँ, सही है। तो एम एल टी माइनस 1, खत्म, है ना। टी को ऊपर लेके तो माइनस 1 हो गया। 9 नंबर, लीनियर मोमेंटम हो चुका है, एंगुलर मोमेंटम। अब ये टर्म शायद तुमने नहीं सीखा होगा क्लास 9 या 10th में। एंगुलर मोमेंटम ये हमारा एक चैप्टर है, इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है एंगुलर मोमेंटम, जो बहुत ही अच्छी है। जैसे मान लो कि कोई एग्जांपल के लिए बोलूं, जैसे मान लो फैन है, फैन जो वो रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसकी लीनियर मोमेंटम नहीं लिखेंगे हम, इसके एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, क्योंकि ये एक यूनिट टाइम एक एंगल ट्रेस कर रहा है, तो इसकी जो मोशन का टाइप है वो रोटेशनल है, तो उस समय हम लोग मोमेंटम को एंगुलर टर्म से डिफाइन करते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स, अभी फिलहाल चक्कर में नहीं पढ़ते। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, उसका फॉर्मूला होता है MVR, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम भी अगर तुम जाके पढ़ोगे बड़े क्लास में, बड़े मतलब 2-3 चैप्टर्स के बाद जब आएगा रोटेशनल डायनामिक्स, तो एंगुलर मोमेंटम 2 तरह का होता है, और बाइट एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओन सेंटर ऑफ मास। तो फिर देखोगे बहुत जगह एक अलग फॉर्म लेकर रहेगा आई ओमेगा, तब उस चक्कर में नहीं जाना, अभी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सारे ये बाद के चैप्टर्स के फिजिकल क्वांटिटीज है। तो अभी फिलहाल हमें फॉर्मूला लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम में, मान लो ये फॉर्मूला है MVR, तो M को M, V को L by T और R को
r मीन्स रेडियस, रेडियस मेजर लेंथ, सो इट कैन बी l। तो सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 1। हो गई खत्म, ये एंगुलर मोमेंटम हो गई। 10 नंबर आते हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर, जो जो फिजिकल क्वांटिटी तुमने क्लास 9th या 10th में पढ़ी होगी वो सब तुम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्योंकि तुम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे तो आगे डायमेंशन एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये कुछ भी तुमसे नहीं बनने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होती है? माँ। ठीक है, ये एक्सेलरेशन वाला ए है भाई। अभी भी ध्यान से देखो, एम एक फंडामेंटल, लेकिन ए और ये फंडामेंटल नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? एल बाई टी स्क्वायर। अब देखो ये फंडामेंटल हो गया, ए इज एल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, एम एल बाई टी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ऐसा कुछ होगा, चेक कर लो, है ना? देख देख के मत छाप लो, चेक करो कि हो भी रहा है क्या। ये हो गया प्रेशर। हम लोगों ने क्या सीखा? प्रेशर, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, वर्क, फोर्स, एक्सेलरेशन, ब्ला 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 ब्ला। और एक तुमने सीखा होगा मोमेंट ऑफ फोर्स, याद करो, मोमेंट ऑफ फोर्स, कुछ याद आ रहा है? दिमाग पे जोड़ दो। मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क बोलते हैं इसको, पढ़ा हुआ क्लास 10th के बुक में, आईसीएससी में। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पढ़ा है ना? तो हमें बस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसी भी टर्म को टेंशन नहीं। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, so I should convert this force into its fundamental terms, that is ma, लेकिन m सही हो गया फंडामेंटल, r is like a distance measured in length, so ये भी फंडामेंटल है, लेकिन a is not fundamental, so m a is l by t square into l, सॉल्व कर लेंगे, ml to t minus 2। अब बहुत ध्यान से देखो, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है टॉर्क, उसका डायमेंशन क्या है? ml स्क्वायर t माइनस 2, और पीछे देखो वर्क है, ये देखो वर्क, इसका डायमेंशन भी ml स्क्वायर t माइनस 2, दोनों का डायमेंशन सेम है। तो दो अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल मीनिंग अलग हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकली उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो ही सकता है। तो एक जो पेयर है कि वर्क डन या वर्क या एनर्जी, ठीक है, वर्क हो या एनर्जी हो, वर्क इज एनर्जी, एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, इन सब का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सेम ही होगा, ml टू t माइनस 2। और एक फिजिकल क्वांटिटी सीखा, टॉर्क, उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ml टू t माइनस 2। तो वर्क, एनर्जी और टॉर्क, क्या इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है? एग्जाम में आ सकता है कि किस पेयर का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, राइट? अब हम लोग कुछ अच्छे, ये बहुत ही इजी हो गया। अब एक काम करते हैं, कुछ कांस्टेंट के बारे में जानते, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 1 बाई टाइम पीरियड, तो सिंपल t माइनस 1, खत्म फ्रीक्वेंसी। और कुछ टर्म ट्राई करते हैं, ट्राई एक काम करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट निकालते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट पता है? जो लाइट होती है ना, लाइट के जो पार्टिकल होते हैं वो फोटॉन्स, बेचारे एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा, इनके पास एनर्जी होती है, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो सम कांस्टेंट इनटू a, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट पार्टिकल, ये तुम्हें नहीं पता होगा बट तुम याद कर सकते हो, E इक्वल टू एच एफ। जो h है ना, यही अंकल प्लैंक का कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67, सॉरी 6.634 10 टू द पावर माइनस 34, ऐसा कुछ है, जूल सेकंड। तो हमें उस तरह भी नहीं जाना है, हमें जानना है ये प्लैंक कांस्टेंट। अब जो प्लैंक कांस्टेंट है, ये प्लैंक कांस्टेंट का कैसे निकाले डायमेंशन? तो बहुत आसान है, किसी भी कांस्टेंट का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बनाने बोल रहा है तो यू शुड राइट इट्स रिलेशन विद द अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मेरे को याद था प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आता है, तो मैंने E इक्वल टू एच एफ लिख दिया। ओके, तुम बोलोगे मेरे को तो ये फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई और फॉर्मूला याद करो जिसमें प्लैंक कांस्टेंट आता है। जैसे तुमने ये भी सीखा होगा E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये भी नहीं सीखा होगा,
क्या ही सीखा होगा। ठीक है, तो E है एनर्जी, C है स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ और H क्या है प्लैंक। इससे भी सॉल्व करोगे तो सेम फॉर्मूला निकलेगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। इससे भी सॉल्व करोगे तो सेम ही निकलेगा। इसलिए डोंट नीड टू रिमेम्बर द एग्जैक्ट फॉर्मूला, कुछ भी समझ में आए जिसमें H होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो E इक्वल टू एच एफ, तो यहाँ से H इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन फ्रीक्वेंसी, राइट। एंड आई शुड फाइंड डायमेंशन ऑफ H, बट कैसे निकालें इसका फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। एनर्जी तो वर्क होता है और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2 होता है, या फिर तुम उसको याद रखो या फिर रफ वर्क करके साइड में एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लो। जैसे मेरे को तो याद नहीं है तो मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिखूंगा, एनर्जी इज वर्क, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है मा, ए है एल बाई टी स्क्वायर, एस है एल। यहाँ से सॉल्व करके मैं ml2t-2 ऐसे पता कर लूंगा, याद कौन करेगा। इस वैल्यूज को एनर्जी में पुट कर दूंगा, ml2t-2, ये हो गई एनर्जी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन लोग, ml स्क्वायर t-2, ये 2 ऊपर जाएगा। सॉल्व कर लो बंधु, ऐसा कुछ आएगा। सर याद वाद नहीं करना, इसको याद नहीं करना दोस्त, ठीक है। तुमको बस प्रोसेस याद होना चाहिए, हाउ टू फाइंड प्लैंक कांस्टेंट। बस ये फॉर्मूला याद रखो, E इक्वल टू एच एफ, यहाँ से पता कर लेना। तो कोई भी कांस्टेंट का अगर डायमेंशन फॉर्मूला बोल रहा है तो कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, उस फॉर्मूले को याद करो जिसमें वो डायमेंशन कांस्टेंट आता है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम तो सुना ही होगा जी। अगर मेरे को इसका डायमेंशन फॉर्मूला पता करना है लेकिन मेरे को तो याद ही नहीं है, और कौन याद रखेगा ये सब, तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला सोचूंगा जिसमें कैपिटल जी आता है। मेरे को तो याद आ रहा है, दो अगर मास है m1 m2, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये तुमने पढ़ा हुआ क्लास 9 में, ये फॉर्मूला मेरे को चमक गया। अब इस फॉर्मूले से मैं g पता कर लूंगा, तो g इक्वल टू हो गई एफ आर स्क्वायर इंटू m1 m2। अब देखो f का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो साइड में f को निकाल लो। f का फॉर्मूला मेरे को तो याद है भाई, फोर्स इक्वल टू मा मने एल बाई टी मैंने LT-2, और आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर, बिकॉज आर इज मेजर्ड इन लेंथ, आर इज लेंथ ही ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ही तो है। और मास इंटू मास, दो बार m है तो m स्क्वायर, मारो काटाकुटी करो, m-1, ये m ऊपर जाएगा, एक कट गया, एक 1 बचेगा, वो ऊपर जाएगा -1, ये हो गई l क्यूब, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, ऐड कर दिया 3 और t-2। फिर लास्ट में ये ब्रैकेट देना ना ही बोलो दोस्त, जीरो मिल जाएगा फिर। डायमेंशन फॉर्मूला को हमेशा इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, इसी ब्रैकेट में, और कोई ब्रैकेट नहीं, ये करली ब्रैकेट मत दे देना। ठीक है, ये हो गई जी। चलो और कुछ एक और पता कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या। एक होता है तुम्हारा बहुत ही फेमस कांस्टेंट, उसका नाम याद नहीं आ रहा यार, क्या नाम है उसका, विस्कोसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी, लिक्विड फ्रिक्शन, हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज में। तो बोलोगे सर मेरे को तो नहीं पता, मेरे को भी कहाँ पता है, लेकिन मान लो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, एक फॉर्मूला लिख देते हैं, कोई भी फॉर्मूला नहीं देंगे, जो फॉर्मूला वैलिड है वही लिखना है। तो जैसे मान लो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला वो होता है ईटा ए dv/dx, से भगवान क्या सब लिख रहा है ये, ऐसा कुछ। अब एक नेगेटिव भी होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, डायमेंशनल मैथ लिस्ट। ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तुम बोलोगे एफ क्या है, फोर्स, ए क्या है, एरिया, वी क्या है, वेलोसिटी, एक्स क्या है, लेंथ। एग्जांपल डीवी मैंने चेंज इन वेलोसिटी, डीएक्स मैंने चेंज इन लेंथ। हमें चेंज इन से या चेंज इन वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं। अगर एक्स का डायमेंशन एल है, ठीक है, एक्स इज मेजर्ड इन लेंथ इन मीटर्स, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा। वाई का भी एल ही होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है, इज मेजर्ड इन लेंथ, डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा। उस तरह अगर dx है तो डर मत जाना कि d इज स्मॉल चेंज इन x, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एल ही होगा। ये d है जस्ट चेंज को बता रहा है,
तो फिर 5 मीटर में से अगर मैं 2 मीटर बात करूँ तो 3 मीटर्स ही रहेगा ना, स्टिल इट इज लेंथ, है ना। तो ये dv है, सो यू कैन अज्यूम कि ये वेलोसिटी, मान लो चेंज इन वेलोसिटी है, बट मान लो ये वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी, l बाई टी, और dx मतलब क्या होगी, लेंथ, तो l। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, ईटा का डायमेंशन। तो फर्स्ट ईटा का फॉर्मूला बना लेते हैं, ईटा एफ बाई ए, और ये dv dx, है ना, ये नीचे, इसके नीचे जाएगा ना ये। अब लिख दो फॉर्मूला, तुम बोलोगे बहुत आसान हो गया, फोर्स माने माँ, dx माने dx ही लिखते हैं, बाद में इसका जगह लेंथ लिख देंगे, a और dv, वैल्यूज पुट करते हैं, a माने l बाई टी, dx मीन्स l, a मीन्स l स्क्वायर, और dv मीन्स दोस्त, बोलो बोलो dv, अरे यहाँ तो क्या होगा ना, l बाई टी स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन है ना, तो l बाई टी स्क्वायर, ये l स्क्वायर, एरिया मीन्स a स्क्वायर, और dv मीन्स l बाई टी। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो ईटा। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगी, प्लैंक कांस्टेंट होगी। एक और सीखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये क्या होता है भाई, इसको कप्पा से बोलते हैं, ऐसा सिंबल से बोलते हैं बहुत सारे बुक्स में, अगर ऐसा बोलते हैं नॉर्मल के से ही बोला जाता है, तो वो सिंबल के चक्कर में नहीं जाना, वो साइड में लिखा हुआ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। प्रॉब्लम ये है कि ये कांस्टेंट किस चैप्टर में आता है, तो एक्चुअली ये क्या होता है ना, डायमेंशन फार्मूला वो सारे चैप्टर्स को जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनका यूज होता है, तो आप तो सारे चैप्टर तो पढ़े नहीं अपन लोग, तो हमें थोड़ा सा पता है। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक एनर्जी रिलेटेड होता है, कैसे, एनर्जी इक्वल टू के इंटू टी, टी सामने कुछ कोएफिशिएंट होते हैं, नंबर, नंबर तो डायमेंशनलेस होते हैं, सिर्फ नंबर को मैटर नहीं करता अपन के लिए, ठीक है। कोई अगर नंबर है तो वो डायमेंशनलेस, उसकी जगह पे 1 पुट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, के इट्स अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है, टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये सब गिवन रहेगा तुमको, या फिर तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कौन से फॉर्मूला से आता है। एनर्जी इक्वल टू हाफ के टी भी होता है, अगर हाफ कोई सामने नंबर है, यू शुड इग्नोर हाफ बिकॉज इट्स अ नंबर, सो इट इज डायमेंशनलेस। सो क्या करेंगे भाई, टेम्परेचर के निकालते हैं, आ जाओ, ई बाई टी, व्हाट इज ई, एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क, वर्क माने ml2 t माइनस 2, इसको ये देखो, ये टेम्परेचर है दोस्त, टाइम मत लिख देना टी, टेम्परेचर क्या लिखते हैं, केल्विन। अब यहाँ पे के फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अगर मैं टेम्परेचर को भी केल्विन लिखता हूँ तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए थीटा लिख देता हूँ, टेम्परेचर का सिंबल थीटा लिख देता हूँ। तो सॉल्व कर लेते हैं, ml2 t माइनस 2 थीटा माइनस 1, खत्म। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, viscosity, coefficient of viscosity, gravitational constant, universal constant, Planck constant, ठीक है। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, और भी बहुत सारी लाखों फिजिकल क्वांटिटीज है, हम उनको बैठ बैठ के नहीं सॉल्व कर सकते ना। अब देखो यहाँ पे देखो इम्पल्स है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये सारे फिजिकल क्वांटिटी तुम नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स के आते हैं, अंदर आते हैं। इम्पल्स पता है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो ध्यान से देखो, इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू टाइम। ध्यान से देखो, एक बार देखो, इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, सेम आएगा, इधर देखो, मोमेंटम का निकाला था ना m1l1t माइनस 1, और इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज का भी सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है, देखो तुम्हें सेम नजर आएगा। तो ये भी पेयर याद रख सकते हो कि मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का सेम ही फिजिकल सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला है, राइट। और एक से देखो, इधर देखो, एंगुलर मोमेंटम, तो एक हम लोगों ने क्या सीखा, वर्क और टॉर्क, इनका सेम फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। उसी तरह हम लोगों ने सीखा, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क का डायमेंशन के साथ मैच करेगी, बिकॉज वर्क ही एनर्जी होती है ना। उस तरह हम लोगों ने भी सीखा कि इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, अगर किसी को तुमने एक खींच के थप्पड़ दिया, इम्पल्स है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है।
जैसे मान लो कोई आदमी बेटा उसको उसके उसके पैर के ऊपर से गाड़ी चला गया, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है, बाद में समझ में आया कितना दर्द होगा, वो इम्पल्स है। तो इम्पल्स इज एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है। इफ यू सॉल्व इट, इट कम्स आउट टू बी चेंज इन लीनियर मोमेंटम। कैसे? फोर्स को तुम मान लिख दो, मैट हो गया ना। एक्सप्रेशन क्या होता है? v2 माइनस v1 बाई टी इंटू टी। देखो टी टी मर गया, mv2 माइनस mv1, देखो चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो मोमेंटम का तो डायमेंशन वही होगा जो इम्पल्स का होना चाहिए, इसलिए इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम शुड हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये पेयर को याद रखेंगे। नेक्स्ट और देखो, एक बार प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन देखो, याद नहीं करना, यू शुड नॉट रिमेंबर द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला E इक्वल टू एच एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू दिस, इस फॉर्मूला से तुम खुद पता कर सकते हो। Dimension formula of Planck constant ml2 t minus 1. Okay, and now check the dimension formula of angular momentum, ml2 t minus 1. तो हमें we got another pair which have same dimensional formula. क्या क्या है? angular momentum, लिख लो इसे अच्छे से, angular momentum and Planck constant. तो angular momentum और Planck constant का same dimensional formula है। okay, तो ये कुछ पेयर, इस तरह हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला लिखना सीखा। बहुत ही सिंपल है, जिसका भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला को हमें कैसे लिखना है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो है हमारा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उनका सिंबल के फॉर्म में लिखना है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इनके सिंबल्स में डायरेक्टली नहीं आती तो यू शुड कन्वर्ट और ब्रेक द फॉर्मूला फर्दर इनटू देयर फंडामेंटल टर्म्स, ठीक है। आते अब आता है एक चीज है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होती है भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? आओ देख लेते हैं यार, कुछ नहीं है, इजी होती है। अब देखो इतने सारे फॉर्मूल क्वांटिटीज, सबको बैठ बैठ के तो कोई याद नहीं कर सकता, बेवकूफ़ी होगा जो करेगा। बेटर है कि वो धीरे धीरे टाइम के साथ हर चैप्टर में वो फॉर्मूला आते हैं। जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेस और प्रेशर का सेम होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो स्ट्रेस का, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या मालूम है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा? सबको मालूम है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया है, प्रेशर। तो स्ट्रेस और प्रेशर का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होगा। एक और यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है ये सब। सरफेस टेंशन क्या होता है? न्यूटन, इसको याद रखना पड़ेगा दोस्त। फॉर्मूला रखना नहीं बोल रहा मैंने, उसका फिजिकल मीनिंग या उसका फॉर्मूला रिलेशन जो होता है अदर फिजिकल क्वांटिटीज से। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इट्स अ फ्लूइड प्रॉपर्टी, ये हमारा फ्लूइड सेक्शन में वापस आएगा, डोंट वरी। फिलहाल अभी फिजिकल क्वांटिटीज पे ध्यान देते हैं। तो सरफेस टेंशन अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर फोर्स पर यूनिट लेंथ, देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर, अब फोर्स को लिख दो मा, नीचे एल, सरफेस टेंशन को ऐसे बोलते हैं, तो एम ए एम एल बाई टी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? एल, एल मर गया, एम टी माइनस टू विद द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सॉरी डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन खत्म। स्ट्रेन, एक और फॉर्मूला देखो, स्ट्रेन, एस टी आर आई एन, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। एग्जांपल के लिए मान लो तुम्हारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, उसका लेंथ है एल, तुमने उसको कुछ किया, उसका लेंथ को इतना बढ़ा दिया, मान लो डेल्टा एल, स्मॉल चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल सिंबल से लिखते हैं। तो स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इस रेशियो को बोलते हैं स्ट्रेन। तो ध्यान से देखो, जो स्ट्रेन है इट्स अ रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो चेंज इन लेंथ को भी हम लोग एल लिख सकते हैं और लेंथ को भी एल लिख सकते हैं। इट्स अ वन, इट्स अ डायमेंशनलेस। सो स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस। और बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ याद आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 9 में था दोस्त, 9-10 में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बट वो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी सी अपॉन वी, है ना। तो ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगा बिकॉज दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो। तो इट्स आल्सो डायमेंशनलेस। डायमेंशन मतलब जीरो नहीं, इसको वन लिख देंगे ऐसे करके, या डायमेंशनलेस लिख देंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस।
अब एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे प्लेन एंगल, प्लेन एंगल याद है, दो लाइन के बीच में, या फिर एक लाइन जो 2D में एंगल ट्रेस कर रहा है, ठीक है। ये जो प्लेन एंगल है थीटा, उसको रेडियन मेजर करते हैं ना, ये 90 डिग्री या π/2 रेडियन आता है सर। ये एक सर्कल है 360 डिग्रीज है, या 2π रेडियन, या पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्रीज, पता है। तो ये जो होता है ना, ये देखो, इसको हम लोग प्लेन एंगल को यूनिट में बोल रहे हैं। यूनिट क्या है? रेडियन, बट इट्स अ नंबर, 180, 50, पाइसा 3.14, ऐसा नंबर है देयर, नंबर। सो नंबर्स आर डायमेंशनलेस। सो एग्जाम अगर पूछता है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, तो आंसर क्या लिखेंगे? प्लेन एंगल। Plane angle is unit because it is measured in radians. It is no, it's a number, so it has no dimension. Steradian also is dimensionless, but it has unit. Steradian, solid angle, a 3D angle made by the aerial dome at a particular point. Okay, so plane angle and solid angle are the examples which have units but no dimension formula. ये होगी बातें। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी देखो, मॉड्यूलस, अब सारे तुम्हें याद नहीं हो सकते ना तुम्हें। ओके, यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई, और भी जैसे प्लैंक कांस्टेंट बता दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बता दिया, ठीक है। तो और भी कुछ, जैसे स्पेसिफिक हीट याद आ रहा है, MC डेल्टा टी। अगर स्पेसिफिक हीट का बात करें, हीट इक्वल टू MC डेल्टा टी, याद आ रहा, हीट सेक्शन। तो H क्या है? हीट, हीट मींस एनर्जी, एनर्जी मींस वर्क इनडायरेक्टली। तो इसका क्या होगा? ml/T-2। ये तो याद ही हो चुका अपन हम लोग को, एनर्जी और वर्क का। M क्या है? मास, ऐसा लिख सकता, डोंट वरी। C स्पेसिफिक हीट, मुझे नहीं पता। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, सो आई कैन राइट केल्विन या थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा C निकाल लो, ml/T-2, नीचे डिवाइड करो M K, सॉल्व कर लो, M मर गया, L/T-2 K-1। ठीक है, चलो चेक करते हैं ये क्या है, स्पेसिफिक हीट। ये देखो M0 L/T-2 θ-1, चेक कर तो सही, गलत हो। L/T-2 θ-1, थीटा मैंने केल्विन लिखा, you could have written theta. Okay, so this is the orientation. It's a very simple class. Okay, simple class, इसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। अपन लोगों ने बस सीखा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उसकी यूनिट्स में मेजर करते हैं, उनके डायमेंशन फार्मूला होती है, कैसे हम लोग डिफरेंट डायमेंशन फार्मूला का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू रिमेम्बर द डायमेंशनल फार्मूला, हमको निकालने आना चाहिए। हमको सिर्फ याद रखना है फिजिकल क्वांटिटीज और उनका एक्चुअल फार्मूला, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उनके फंडामेंटल टर्म्स में टू डिराइव द एक्चुअल डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब एक हल्का सा बोल दो 5-10 मिनट में एक और टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या बोलते हैं मालूम है? बहुत ही सिंपल बोलते हैं वो बोलते हैं, जैसे मान लो तुमने एक बेकार से कोई इक्वेशन लिखा, b = u+8, याद तो होगा दोस्त ये फॉर्मूला। ये मोशन इन वन डायमेंशन का फॉर्मूला है, इट इज ओनली वैलिड फॉर 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन एंड हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके दोस्त, तो चलो ठीक है। कैसे अब बोलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है दोस्त कि कोई भी इक्वेशन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो ईच टर्म है, उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ईच टर्म ऑफ अ इक्वेशन शुड हैव अ सेम डायमेंशन व्हिच आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे u और 80, ये पूरा फिजिकल क्वांटिटी 80 u के साथ ऐड किया हुआ है, तो u का जो भी डायमेंशन होगा 80 का भी सेम डायमेंशन होना चाहिए। a का नहीं, 80 का, because this is the entire term which is added with u। ठीक है, अगर u का डायमेंशन कैट है तो 80 का डायमेंशन भी कैट होगा, v का डायमेंशन भी कैट होगा, तो ये कैट और कैट मिलके कैट बनाएगा। कैट प्लस कैट डॉग नहीं हो सकता, तो कैट कैट के साथ ऐड होगा, डॉग डॉग के साथ ऐड होगा, कैट प्लस डॉग नहीं हो सकता इधर पे। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
It states that each term of a equation should have a same dimensional formula. ठीक है, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। तो तुम बोलोगे अच्छा मेरे को कैसे मालूम चलेगा, चलो ट्राई करते हैं। जैसे एक रैंडम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मुझे चेक करना है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन सही है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। कैसे सही होगा, तो कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। वो ये बोलता है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो भी डायमेंशन होगा, राइट हैंड साइड का हर टर्म का सेम है। हर ईच टर्म मींस एम वी स्क्वायर बाई आर इज नॉट अ ईच टर्म, पूरा एम वी स्क्वायर बाई आर इज ईच टर्म। ऐसा नहीं कि एम का भी का आर का अलग अलग निकालना, नो, दिस एंटायर सिंगल टर्म एम वी स्क्वायर बाई आर। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू। अब ये बैठ बैठ के बार बार नहीं दिखा सकता ना, अभी दिखाए ना कैसे निकालते हैं। फोर्स इक्वल टू मा ए मीन्स एल बाई टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करो आ जाएगा ये एम एल टी माइनस टू। ये हो गई एल एच एस। अब आर एच एस आते हैं, आर एच एस में कौन है, एम बी स्क्वायर बाई आर। एम मीन्स एम, बी मीन्स एल बाई टी, इसका होल स्क्वायर है, बिकॉज वी स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला का भी होल स्क्वायर करो। नीचे आर, आर मीन्स एल। सॉल्व करते हैं, एम एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और नीचे एल। ठीक है, ये एल मर गया, एम एल टी माइनस टू। देखो ये ऊपर जाएगा माइनस टू जाएगा। अरे राइट हैंड साइड का फिजिकल क्वांटिटी का भी देखो, एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू, और लेफ्ट हैंड का भी एम एल टी माइनस टू, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इट मीन्स इट्स अ करेक्ट फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अच्छा सोचो, ये तो चेक कर लिया तुमने दोस्त, लेकिन अगर ऐसा होता f इक्वल टू 5 एम वी स्क्वायर बाई आर, तो फोर्स का डायमेंशन तो एम एल टी माइनस टू होता। एम वी स्क्वायर बाई आर भी एम एल टू माइनस टू आता, लेकिन ये 5 का तो कोई बात ही नहीं हुआ, बिकॉज 5 इज ए नंबर, तो डायमेंशन लेस। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से, या डायमेंशनल जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उसके हेल्प से हम कोई भी इक्वेशंस को डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। वी कैन चेक वेदर द इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, बट वी शुड नॉट कमेंट ऑन द फिजिकल करेक्टनेस, क्योंकि ये 5 टाइम्स है, ये हम ये प्रूव नहीं कर सकते। अगर ये 5 की जगह पर 6 होता तो भी LHS इक्वल टू RHS होता, 5 की जगह पर 2 होता फिर भी LHS इक्वल टू RHS ही होता डायमेंशनली, बिकॉज 5 6 2 3 व्हाटएवर बी द कोएफिशिएंट ऑफ mv स्क्वायर बाई आर, इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं कोई इक्वेशन, वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ये चेक कर सकते हैं। फिजिकल 100% वो फिजिकली करेक्ट है कि नहीं, सामने कोएफिशिएंट को हम डिराइव नहीं कर सकते। ओके, ये हम याद रखेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बहुत सारे एग्जांपल्स, डायमेंशन एनालिसिस से कैसे फिजिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर एरर्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। राइट, ये हमारा बेसिक ओरिएंटेशन था, तो उसको आराम से पढ़ो, टेंशन ना लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल ऐसे मान लो वो ये v इक्वल टू यू प्लस 80, उसको चेक करना है कि सही है गलत, दिस इक्वेशन इज ट्रू और फॉल्स, क्या ये फिजिकल मैंने एक्सेप्टेबल है कि नहीं फिजिक्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, ईच टर्म पहले लेफ्ट हैंड साइड का वेलोसिटी मींस एल टी एल बाई टी, डायमेंशन एचएस हो गया। आरएचएस में हर टर्म का डायमेंशन निकालेंगे। यू का डायमेंशन क्या होगा, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, सब वेलोसिटी इज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या मतलब, तो एल बाई टी लिख देंगे। एंड एक्सेलरेशन एटी, याद रखना मैंने क्या बोला, ईच टर्म जिसको आपस में ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया उनका डायमेंशन आपस में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए और टी का डायमेंशन सेम होगा, नो, बिकॉज ए टी इज अ सिंगल टर्म, तो इनका पूरे का डायमेंशन यू के साथ सेम होना चाहिए या वी के साथ सेम होना चाहिए। राइट, सो ए टी, ए क्या होता है एल बाई टी स्क्वायर, और टी मीन्स टी, टी टी मर गया, एल बाई टी। देखो ये पूरा ए टी का डायमेंशन जो आया है वही यू का डायमेंशन आया है और वही v का डायमेंशन आया है। तो each term of the given equation has same dimensional formula, that is why we can say this is a dimensionally correct equation। ठीक है, लेकिन ये फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है। कैसे, अगर मान लो v की जगह पे अगर मैं u माइनस 80 लिखता तो भी तो ये सेम ही, बिकॉज माइनस प्लस से मुझे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिजिकली तो ये इक्वेशन गलत हो सकता है। किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए तो प्लस होना चाहिए अगर एक्सेलरेटेड बॉडी है तो।
रिटार्डेटेड है तो माइनस है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला से हम लोग ये डेराइव नहीं कर सकते, ये 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये फिजिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या डायमेंशन एनालिसिस हम लोग सिर्फ ये प्रूव कर सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। फिजिकली करेक्टनेस के ऊपर में कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इट कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट एंड द नेचर ऑफ मोशन, राइट। जैसे मान लो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज ट्रू और फॉल्स। तो s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इट इज l। ut का डायमेंशन चेंज करेंगे, u और t का अलग से नहीं करेंगे, बिकॉज ut इज अ सिंगल टर्म which is being added with half at square। तो ut means u means velocity, so l by t and t is t कट गया l। डायमेंशन ऑफ ut is l, हाफ at square, इस पूरे का देखो हाफ इज अ नंबर, तो उसका डायमेंशन लिखना है, नहीं लिखना है, at square, a means l by t and t square means t square, कट कट कट, ठीक है। ये तो खेलोगे at स्क्वायर ना, अच्छा a is l by t स्क्वायर, देखो टी कट के l आ गया, अभी गलती था। तो at स्क्वायर का डायमेंशन l, ut का डायमेंशन l और s का डायमेंशन भी l। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि सब टर्म का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब ये घर में ट्राई करना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये भी 1D मोशन का इक्वेशन है। हर टर्म, ईच टर्म शुड हैव सेम डायमेंशन, मैंने वी स्क्वायर का डायमेंशन निकालो, l by t का होल स्क्वायर, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी बट है तो वेलोसिटी, तो l by t का होल स्क्वायर, और as 2 is the number, so dimensionless as, a means l by t और s means sorry l by t square, s means l, so l by t का होल स्क्वायर। देख सकते हो सबका डायमेंशन सेम है, इट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, ये एकदम लेवल 0 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर एक आइडिया देने के लिए कि हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ गिवन इक्वेशन, या हाउ टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन और रिलेशन इज ट्रू और फॉल्स। तो हम लोगों ने तीनों ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। और भी लेवल 2 क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन, ये जस्ट ओरिएंटेशन क्लास था। सो नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी ही मिल जाएगा, एक वीक के अंदर ही आपको दे देंगे हम लोग, वो अच्छे से पढ़ के फिर हमारा ओरिएंटेशन क्लास में ज्वाइन करने आना, ठीक है। जो हमारा 10th और 11th अप्रैल को रखी गई है क्लासरूम में, उसमें आपको ज़्यादा मजा आने वाला है, ये तो मैंने बहुत ही फास्ट पढ़ा है, ठीक है, जल्दी जल्दी करके, ठीक है। ओके बाय।